Hello, welcome back my YouTube channel Accounting Path. Let's start video number 5 which is based on playlist Mastering GST interview. The today topic is Advanced Journal Entry under GST. Let's suppose you are giving an interview for manager or senior manager. But your interview asked, he did not ask you the simple basic thing about sale, purchase or other thing. They only task about the most difficult things which is related to ITC, GST reversals and uneligible credit. In this video, I am going to telling you all the basic interview question which is related to manager or senior manager. Trust me, this video going to help you in future or upcoming interviews. Let's start with video number 1. And in this, we are going to telling first number is how you record and adjust ITC when multiple registration are involved. The interview basically asks you, suppose let's take example. You are working with इंटरनेशनल या इंडियन एमएनसी, तो होपफुली आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो मल्टीपल पैन इंडिया पे हो सकती है। तो इस केस में आप आईटीसी को सेटल कैसे करोगे, वो बेसिक चीज पूछेगा आपसे। तो आपने इसकी एडजस्टमेंट भी करनी है। अब होता क्या है, काफी एमएनसी में एक एक केस में दिल्ली में आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, आपकी अदर ब्रांचेस में सेल हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ हरियाणा एंड अनदर साइड मैं बात करूँ पंजाब में। तो आप इन दोनों स्टेटों का, तीन स्टेट आपकी, दो सेल स्टेट्स होगी और वन जो एचओ, इन सबके आईटीसी को कैसे सेटल करोगे, ठीक है, उसके बारे में आपसे बात करेगा। तो अब इसका आंसर कैसे देना आपने, इन ए मल्टीपल स्टेट जीएसटी इन्वॉल्वमेंट आईटीसी कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज बिटवीन डिफरेंट जीएसटी, कि आप जो भी उसका आईटीसी है ना, अगर सेम स्टेट है तो आईटीसी यूज कर सकते हो, अगर डिफरेंट स्टेट है तो आप उसके आईटीसी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको सेम स्टेट के साथ ही आईटीसी को नॉक ऑफ करना पड़ेगा या टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। अब आपकी क्या अप्रोचेस रह सकती हैं, मेंटेन सेपरेट लेगर फॉर इनपुट जीएसटी, जीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है, at GST level. Then adjust ITC within same GST only against eligible outward tax liabilities. ठीक है? Then IGST can be used in sequence. IGST, then CGST and then HGST. We all know कि IGST को पहले सबसे पहले I के साथ नोक ऑफ होता है, I के, देन फिर C के, फिर S के, ठीक है। सेम अगर मैं C की बात करूं, C सबसे पहले नोक होता है सी के साथ, देन आई के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एस की, स्टेट यानी एच जी एस टी, वो सबसे पहले नोक होता है, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे गलती बता दी, आई और देन सी, सबसे पहले आई देन एस के साथ, ठीक है। सी और एस, सी जी एस टी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेन एच जी एस टी एंड वाइस वर्सा, ये दोनों कभी आपस में एडजस्ट नहीं होते, ठीक है। इसके लिए आपको, अगर आपको पेमेंट करवानी तो गवर्नमेंट को आपको पेड करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में आपका 100 रुपीज सी जी एस टी पेबल आ रहा है, ठीक है, और वहीं आपके पास 100 रुपीज एच जी एस टी में आईटीसी का पड़ा हो, तो आप उसका आईटीसी का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, लॉजिकली समझिए। और सेम अगर वाइस वर्सा होता है, ऑपोजिट होता है, तब भी आप इन दोनों को सीजीएसटी और एचजीएसटी को आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास आउट करते हो आप अपनी बुक्स में, वट इज द जर्नल एंट्री फॉर आईटीसी यूटिलाइजेशन और आईटीसी सेट ऑफ। कई इसको सेट ऑफ भी कहते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में हम सेट ऑफ की एंट्री कहते हैं, कई में आईटीसी यूटिलाइजेशन होती है। हर एक अकाउंट स्ट्रीम या हर एक कंपनी का अलग अलग मेथड होता है, तो बस एंट्री सेम होती है। ऐसे आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, अगर इनपुट पड़ा है तो मेरा ऑटोमेटिक टेबल आएगा, वही अगर मैं बात करूँ आउटपुट सीजीएसटी, देन क्रेडिट करूंगा इनपुट सीजीएसटी, जो भी पेबल होगा मेरे को पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। अब कुछ समझने की बातें हैं। सीनियर रोज शुड इंश्योर ऑटो रिकंसिलेशन बिटवीन टोबी एंड बुक्स मंथली, चेक इनिजिबल आईटीसी एज पर रूल 42 एंड 43। 42 और 43 रूल कौन सा, अजम्प्ट जीएसटी का, ठीक है, जो रिवर्स जीएसटी करते हैं ना, जिन्होंने 3B भरते हैं उन्हें पता होगा कि जब 3B का 3.2 कॉलम भरा जाता है उसके सबसे लास्ट में आता है रिवर्सल अंडर सेक्शन 42 42। मैंने स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ाया हुआ, आप पिछले वीडियो देख सकते हो, आपको काफी अलग मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, वी मूव टू नेक्स्ट, what is the interview asked next, what are the journal entry for RCM under GST when ITC is not eligible, such as for rent a cab or food services. We all know कि when you book a traveling cab, when at the time of expensive we have to pay the RCM, but as traveling a cab, ठीक है,
in traveling cases we cannot claim ITC most of, and we have to pay under RCM, and जो उसका ITC है उसको हम क्लेम नहीं कर पाते, बट जो हमने गवर्नमेंट को पे किया RCM उसको हमने एज उसको हमें एज एक्सपेंस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप उसको ITC में लेके जाने से अच्छा है, जो अकाउंटिंग एंट्रीज कहती है, आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहते हैं, आप उसको एट द टाइम ऑफ बुकिंग या आप उसको एक्सपेंस में ट्रीटमेंट कर दो, यानी एक्सपेंस के साथ ही मर्ज कर दो। अब इस केस में क्या करेंगे, सपोज हमने एक छोटी सी एग्जांपल लिखते हैं, इन ट्रैवलिंग 10,000 का खर्चा हुआ, ठीक है। अब मेरे को उस पर एट द रेट 18% के हिसाब से गवर्नमेंट को 1,800 रुपीज जमा करने हैं। वेंडर की पेमेंट आएगी 10,000, गवर्नमेंट को पेबल आएगा GST में, वो ISC कुछ किसी में भी रह सकता है, अगर आई में रहेगा, अदरवाइज C और S में रहेगा 1,800, ठीक है। अब मेरा टोटल एक्सपेंसिस कितना हो गया, 11,800, और वेंडर की पेमेंट जो रहेगी फर्स्ट केस में फर्स्ट एंड सेकंड केस में गवर्नमेंट। चलिए इसकी ट्रीटमेंट की एंट्री करते हैं। एक्सपेंसिस 11,800 डेबिटेड, एक्सपेंसिस बुकिंग। अब जब PNL में डेबिट होगा तो एक्सपेंसिस जब जब बढ़ेंगे क्या होंगे, डेबिटेड। वेंडर को जब जब पेमेंट या वेंडर की बुकिंग करके पेबल दिखाएंगे तो उसको वेंडर को कहते हैं क्रेडिट। देन RCM एट द टाइम ऑफ जब गवर्नमेंट को पे करवाना है तो पे टू गवर्नमेंट। अब इस केस में सिनेरियो क्या, व्हाट इज द सिनेरियो इन RCM case? This statement ensure PNL impact, or you have to be ensure about one thing, add every time explanation at the end of the question, ठीक है। In this case statement ensure PNL impact, not balance sheet. A senior finance manager must flag such below credit monthly and adjust post center reporting accordingly, ठीक है। अब इसको अगर मैं बात करता हूँ कि मैं अगर एक सपोज कर लेता हूँ कि मैं इसकी ट्रीटमेंट एज में एक्सपेंस ना करके इसको ITC यूटिलाइजेशन कर देता हूँ, बट एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑडिट, तो जब ऑडिटर इसको देखता तो वो इसको सीधा सीधा रेड फ्लैग कर देता और एक ऑब्जर्वेशन बना देता कि आपने अपने एक्सपेंस पे जो ITC को पे कर रखा है ना, उसको आपने ITC यूटिलाइजेशन दिखा रखा है, जो RCM आपने पे कर रखा है। तो ये हमें ये चीजें एज ए सीनियर मैनेजर और मैनेजर इन चीजों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, हाउ डू यू हैंडल क्रेडिट डेबिट नोट इन केस ऑफ partial return or rate difference after the GSTN1 has been filed? This simple question is, let's suppose GSTN1 is filed and after 11th, GSTN1 date is next of the 11th, ठीक है। After 11th you find out some rate differences, sub debit note, and how you handle it? So simple answer is, once GSTN1 is filed, any correction must be made by credit or debit note in the subsequent return month. Process क्या, what is the process for this? Issue credit note or debit note जो भी आपके रहेंगे, then link note with original invoice number, section wise reporting, then ensure buyer also accept the changes to adjust ITC। आपका वेंडर इस केस में काफी इफेक्टिव रहता है। फॉर एग्जांपल आप जब क्रेडिट नोट रेज करते हो, अपनी सेल को आप रिटर्न दिखाते हो, या आप अपने मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, हम डेबिट नोट रेज करते हैं एट द टाइम ऑफ जब परचेज रिटर्न करते हैं। तो जब जब परचेज रिटर्न होगी, हमारा जो ITC है वो वापिस चला जाएगा और वेंडर को उसे क्या करना पड़ेगा, वेंडर का ITC उसे रिसीव करेगा और हम क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री क्या रहती है क्रेडिट नोट के केस में, सेल रिटर्न डेबिट, डेबिट जो भी आपका GST रहता है, ठीक है, जो भी आपने सेल जिस बंदे को काट रखी हो, अगर वो इंटरस्टेट है तो I, सेम स्टेट है तो C+S, डेप्टर हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट। दिस हेल्प इन GST compliances, revenue reporting and customer reconciliation. That's why credit note is most important. Credit or debit note is important in accounting. Next, this one is the most important. Please understand smoothly. How do you book journal entry when a vendor invoice include both taxable and assumed supply with verification in GST treatment? ठीक है, suppose you have received in most of cases when we go to shopping mall or the site, when we buy products, suppose I am go to stationery, ठीक है, when at the time of buying copies or other thing, ठीक है, when we buy it, it is assumption books, ठीक है, it is assumption, and at the time when we buy the same register या other thing which is
printed or something, it is taxable. In the last tax invoice, there is two things mentioned. One is taxable amount, and second one is assumption amount. And these things also happen in business at the time of purchases. So how you enter it? Suppose split the answer. Your answer is split the invoice based on taxability. Only taxable portion qualify for ITC by assumed item are booked as tax expenses. For example, total invoice is 10,000, in which 7,000 is taxable and 3,000 is assumed, and taxable in taxable amount the tax rate is 18%. How to enter it? Okay. First, we do the calculation. 7,000 multiplied by 18% is near about 12, 16. ठीक है. The general entry is raw material 7,000, exempt purchases 3,000, and the input in raw material which are taxable is 630 and 630 in GST in case of state. Otherwise, it will be IGST total amount. The two vendor is 11,260. Next, we move to what is the explanation. Senior professional must review vendor master flags, assumed category, and track IT reversal 42 if assumed income exceed threshold. Okay. Section 42 is very important for every manager, senior manager, or every account professional. You have to be learn 42 and 43 reversal, which is applies on taxable or assumed supply. If your company do the both supplies, taxable or exempt, it is most important for you to understand what is the actual section based on. Next and last, how do you account GST for GST in interbranch transaction under the same PAN but different GST? Same scenario in first question where we learn the HO in Delhi and the one state is Punjab and the second state is Haryana. How you handle their GST transaction or other thing? We have to answer it. Branches under the same PAN but in different state are distinct person under GST. They are treated as the other entities. Hence, inter-branch transfer is treated as a supply even without consideration. ठीक है? The DST law say कि we have to receive a payment after the 180 days. Otherwise, pay will be pay or we have to be paid. ठीक है? Suppose we have buy some goods in GST, buy some good of 100 and at the rate of 5%. ठीक है. Total invoice value 105. Suppose in 180 days we did not pay to the vendor. ठीक है. We have to reverse the GST. ठीक है. And the same of in case of inter branch, there is no consideration required. You did not pay to any amount to the branch as per the schedules 1 of the CGST Act. But this transfer should be treated as a supply. It will be considered in the total PNL in the revenue part. It will be in revenue part. It will be considered as the other revenue, not a other income. It will be considered in the revenue part. It is branch transfer and the other revenue. Okay. What is the journal entry in transfer branch? For suppose you have transferred to product to Delhi to Maharashtra. What is the let us assume value of good 1 lakh and GST is 18%. ब्रांच ट्रांसफर अकाउंट महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट 18,000 महाराष्ट्र को जा रही है क्योंकि आपकी जो एचओ है दिल्ली में है, हेड ऑफिस से महाराष्ट्र में जा रही है. सेल 1 lakh and GST outward GST is 18,000. And when we receive good in Maharashtra branch, what is the ante? Purchase account debit 1 lakh, IGST account debit to branch Delhi account. This is the ante. And we have completed top 5 questions which are most frequently asked in interview for manager or senior manager. In next video, we are going to cover some of more questions which will relate to this kind of interview. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.